हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुमार पंकज और आप आ चुके हैं जॉब ग्रेड आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, ब्लू इकोनॉमी और ब्लीडिंग इकोनॉमी, जहां देश की सरकार गर्व करती है और लगातार हुंकार भरती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। वहीं हाल ही के आंकड़े और रिपोर्ट दर्शाती हैं कि मछुआरा समुदाय आज देश के समस्त समुदायों में सबसे पिछड़ा हुआ समुदाय बनकर रह गया है। वहां देश के एक परिवार की जो मासिक आय है वो 6,000 रुपए से भी कम है और दिन प्रतिदिन ये लोग जहां आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आए दिन समुद्र में अपनी जान गंवा रहे हैं। ना कोई बीमा, ना कोई पॉलिसी और ना ही कोई मदद। प्यारे दोस्तों, तो क्या हम कहेंगे कि ये ब्लू इकोनॉमी है और ब्लीडिंग इकोनॉमी? आज इस टॉपिक पर डिटेल में बात होगी मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंतिम तक देखिएगा ताकि ये सच पता चल सके कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था आखिर जा कहां रही है। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ब्लू इकोनॉमी और ब्लीडिंग इकोनॉमी का ये टॉपिक माय डियर फ्रेंड, जॉब ग्रेड आईएएस ऐप पर भी आप जा सकते हैं। वहां से आपको और बहुत सारा स्टडी मटेरियल और क्लासेस मिलती हैं। बात करते हैं इंडिया के मैरीटाइम जोन की, यानी आप देखें तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो विश्व का छठा सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र है। यानी अगर आप देखें तो 6th लार्जेस्ट मैरीटाइम जोन है प्यारे दोस्तों भारत, यानी कि बहुत व्यापक दायरे में समुद्री क्षेत्र है, विश्व का छठवां। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारतीय जो मछुआरा समुदाय है, जो मछुआरे परिवार हैं, वो सबसे ज्यादा गरीबी और वंचित तौर पर जीवन यापन कर रहे हैं। समृद्धि का जो सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा वंचन, सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे बड़ा कर्ज और चुप्पी का प्रतीक बन चुका है वो समुदाय जो इस मैरीटाइम जोन या मत्स्य के क्षेत्र में निर्भर है। प्यारे दोस्तों, तो क्या भारत सच में ब्लू इकोनॉमी बन चुका है या फिर ये ब्लीडिंग इकोनॉमी ही है? यानी ये लोग अब आंखों के आंसुओं की जगह खून के आंसू रो रहे हैं। आइए देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे द सी कुड हैव बीन ए सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी बट इंस्टेड इट हैज बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रगल, डेट एंड साइलेंस। चुप्पी आ चुकी है और कोई इस पर बात भी नहीं करना चाहता। मुद्दा है ब्लू इकोनॉमी है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है ये नीला अर्थव्यवस्था? नीली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है एक सतत विकास, समुद्री क्षेत्र में सतत विकास जो हर चीज को लेकर आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ियों को भी चीजें छोड़े। दैट मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेस, यानी जो समुद्र के संसाधन हैं उनका कैसा सस्टेनेबल जो है यूज होना चाहिए, सतत उपयोग होना चाहिए सामुद्रिक संसाधनों का, और देश की जो है आर्थिक वृद्धि हो, इनका जीवन अच्छा चले और साथ ही साथ जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित बना रहे, स्वस्थ बना रहे। ये कहलाता है ब्लू इकोनॉमी। इंडिया के पास आपको पता होना चाहिए 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, यानी समुद्री जो हमारी सीमा रेखा है वो कितनी है देश की? 7500 किलोमीटर माय डियर फ्रेंड। और इसमें भी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यानी EEZ, उस पे देश के 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, जिस पे 20 मिलियन पीपल डिपेंडेंट है। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ लोग इस पे डिपेंडेंट है और ये 2 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई जो है कोस्टल लाइन है। अब आप समझिए कि 2 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं देश के ब्लू इकोनॉमी पे प्यारे दोस्तों, और उन 2 करोड़ लोगों की स्थिति इस भारत में सबसे जो वंचित समुदाय है उसमें की जा रही है। तो आप स्थिति देखें कि भारत कहां जा रहा है।
अगर आप कागजी दुनिया की बात माने, जो भारत में सबसे पुरजोर समर्थन के साथ चलती है, तो अगर पेपर की बात माने तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है। यानी कुछ ऐसा लगता है जैसे सोना जो है दे दिया जा रहा हो, सोने जैसा अवसर मिल रहा हो। लेकिन सच में आप देखेंगे कहानी कुछ अलग ही है, कुछ कहानी अलग है। जो दिखाई जा रही है वैसी नहीं है, कहानी अलग है। क्या क्या है आप देखिए। सबसे पहला मुद्दा है मछुआरों का फेलिंग जो है इनकम, इनकी आय गिर रही है। और प्यारे दोस्तों, अगर 2023 का नेशनल सैंपल सर्वे देखें, ये सैंपल सर्वे राष्ट्र ही की जो एजेंसियां वही करती हैं, किसी बाहरी एजेंसी का सर्वे नहीं है। तो 2023 का नेशनल सैंपल सर्वे देखें, उसके अनुसार जो एवरेज मेराइन फिशर हैं, उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, वो 6,000 रुपए माह से कम है। ऐसा नहीं है, 6,000 रुपए प्रति माह से कम आय है। अब आप सोचिए, 72,000 रुपीज ये पूरे साल में नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्या ये ब्लू इकोनॉमी ग्रो कर रही है? सोचने का मुद्दा है। साथ ही साथ आप देखें, ओवर फिशिंग और इलीगल जो ट्रोलिंग जैसे मुद्दे हैं, उसकी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी जो छोटे जो मछुआरे हैं, उनकी आय सीधा अफेक्ट हुई है। अब आप कहेंगे ओवर फिशिंग और इलीगल ट्रोलिंग क्या है? प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा इस देश में कोई भी किसान अगर छोटा है तो बड़ा किसान भी रहता है, जो भूपति है, स्वामी है ना। वैसे ही मछुआरे अगर छोटे मछुआरे हैं तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मछली पकड़ने का काम करती हैं। तो ये कई बार जितना लिमिट है उससे ज्यादा मछलियां पकड़ती हैं समुद्र से, और कई बार बड़े बड़े जो शिप हैं वो इतनी मछलियां पकड़ ले जाते हैं कि इन छोटे मछुआरों को कुछ हाथ ही नहीं लगता। और इस कारण ये जो मछुआरे हैं, इनकी जो आय है वो बहुत कम होती जा रही है। तीसरी समस्या है क्लाइमेट क्राइसिस की, यानी पर्यावरण भी एक मुद्दा है। सी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, समुद्र की जो गर्मी है, समुद्र का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण प्यारे दोस्तों जो फिश हैं वो फिश माइग्रेट हो रही हैं और माइग्रेट होकर दूसरी जगह जा रही हैं, जहां तक इन मछुआरों की पहुंच नहीं है। और कुछ जो छोटी छोटी मछलियां बच भी जाती हैं कहीं पर, तो उनसे इन लोगों को उतना लाभ हो नहीं पा रहा जितना इनके जीवन यापन के लिए भी पूरा हो पाए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं या पॉलिसीज चल रही हैं, उनमें इतना ज्यादा गैप है कि इन लोगों को बेनिफिट्स ही नहीं मिल पा रहे उन पॉलिसीज के, उन गवर्नमेंट स्कीम के। जैसे आपने खूब सुना होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, इसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था सरकार की तरफ से। कितना? 20,000 करोड़ का निवेश किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे कि इस योजना ने भी वही किया जो देश की हर योजना करती है, लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को मिला, छोटे किसान इससे लाभान्वित ही नहीं हो पाए, बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ा ले गई सारा पैसा, गरीब गरीब ही रह गया मेरे लाल लालियों। ध्यान रखेंगे। अगला मुद्दा है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी FIDF। FIDF ये जो फंड बनाया गया था, ये बनाया गया था ताकि कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट जो है खोली जा सके, मछुआरे अपना जो मछली पकड़ के ला रहे हैं उसको कोल्ड स्टोर में रख पाए। प्यारे दोस्तों, एक तो वो पकड़ ही नहीं पा रहे, और पकड़ पा रहे हैं तो इतने ज्यादा गरीब हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज का वहन नहीं निर्वहन कर पा रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं है। फिर से वही जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, धन्ना सेठ, वही इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो फंड बनाया गया FIDF सरकार के द्वारा कि आइए मछलियां रखिए,
अरे भैया मछली होंगी तो रखी जाएंगी, ये भी एक मुद्दा है। ऐसे ही बात करें कोस्टल रेगुलेशन वायोलेशन, CRZ के तहत प्यारे दोस्तों कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं कि कहां तक फिशिंग करनी है, कहां पे नहीं करनी है, किस जगह कैसा जो है व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ये सब छोटे मछुआरों के लिए है, बड़े मछुआरे ना इसका पालन करते हैं, ना उनको इसकी फिक्र रहती है, क्योंकि उन्हें डर किसका है, किसी का नहीं। सरकार उनकी, सरकारी लोग उनके प्यारे दोस्तों CRS जो नॉर्म्स हैं हैव बीन रिलैक्स्ड अंडर इंडस्ट्री प्रेशर और इंक्रीजिंग इकोलॉजिकल डैमेज। इंडस्ट्री ने इतना प्रेशर बनाया है कि जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स का कोई देखी वाली नहीं हो रही, गरीब लोग उससे परेशान हो रहा है। प्यारे दोस्तों ऐसे ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है इन फिशर्स के साथ कि इनको कोई MSP नहीं मिलती। जैसे आप देखोगे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन मछुआरों को कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी चीज नहीं है, जिसके कारण आप देखेंगे प्यारे दोस्तों कि इनका जो स्टेबलाइजेशन जो मैकेनिज्म है वो फेल हो चुका है और पूरी तरह ये तबाह हो रहे हैं, दिन पर दिन प्राण और आजीविका दोनों गंवा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों समुद्र की सिर्फ यही समस्याएं नहीं है, समुद्र की अपनी भी अलग समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं भी देख लीजिए। द क्राइसिस इज नॉट जस्ट अबाउट इनकम, सिर्फ आय का मामला नहीं है, इससे पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है, इससे जो एग्जिस्टेंस है समुद्र की वो भी प्रभावित हो रही है। और आप देखेंगे जो कोरल रीफ है वो भी डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। कोरल रीफ प्यारे दोस्तों किसी मछली के भोजन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां का जो इकोलॉजी है उसको मेंटेन करने के लिए बड़ा जरूरी है। ये ब्लीच हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे, साथ ही साथ मैंग्रोव जो है वन वो खत्म हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की इतनी डंपिंग हो रही है कि यहां पर न जीवन यापन बचा है समुद्री जीवों का और न ही जीवन यापन बचा है मछुआरों का। मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि समुद्र के किनारे जाओ थोड़ी हवा लेने, मन करे कि समुद्र के पानी में पैर डालकर लहरें देखेंगे, प्यारे दोस्तों कचरा ही कचरा दिखता है, कचरा ही कचरा। समस्याएं प्लास्टिक पॉल्यूशन की इतनी बढ़ गई हैं, टॉक्सिक फिश एंटरिंग द फूड चेन, और इसके कारण वो मछलियां प्लास्टिक खा रही हैं और वो प्लास्टिक युक्त जो भोजन करते और वो पहुंच रही हैं फूड चेन में, क्योंकि मछलियां जो लोग खा रहे हैं सबके अंदर प्लास्टिक जा रहा है, सबके अंदर वो टॉक्सिक जा रहा है। प्यारे दोस्तों तो केवल मसला इन आय का नहीं है, मसला जीवन का भी है, और वो जीवन का मसला ना केवल आम आदमी का है, मछुआरों का भी है, समुद्र का भी है। एंड द लिटिल फिश लेफ्ट आर मोस्टली एक्सपोर्टेड मेकिंग डोमेस्टिक प्राइस अनअफोर्डेबल। इतना सब के बाद कोई छोटी छोटी मछली बच भी जाए तो वो मछुआरे पकड़ भी लें तो इतनी महंगी हो जाती है कि आम जो नागरिक है देश का वो उसको खरीद ही नहीं पा रहा है, वो उसको जो है खा ही नहीं पा रहा। कैसे खरीदेगा, इतना महंगी हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई लग जाता है। प्यारे दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, व्हाट इंडिया मस्ट डू, इंडिया कर सकता है कुछ प्यारे दोस्तों, लीगल प्रोटेक्शन ला सकता है ट्रेडिशनल फिशर्स के लिए, जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनके लिए कुछ विधिक जो है नियम लेके आए, कानून लेके आए, और फिशर्स फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे फिशर्स के लिए जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसा कोई एक्ट लिया जाए। जैसे वन अधिनियम लाया गया कि संरक्षित क्षेत्र वन अधिनियम बना देते हैं, वहां से लकड़ी चुनने का अधिकार कुछ लोगों को होगा, तो ऐसे ही क्या फिशर्स के लिए कोई एक्ट नहीं लाया जा सकता? क्या बैन बॉटम ट्रैवलिंग नहीं की जा सकती कि भाई जो लोग इनफोर्स ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रॉलिंग करने के माध्यम से ज्यादा मछलियां उठा ले जा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई नियम नहीं बन सकता? बन सकता है। कोल्ड स्टोर और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस जो है ये छोटे मछुआरों को भी बनाया देना चाहिए। सिर्फ बड़े मछुआरे क्यों रखें अपनी मछलियां, छोटे मछुआरों को भी ऐसी फैसिलिटीज दी जाए। मैराइन स्पेटल प्लानिंग की जाए कि भाई जो पोर्ट्स हैं और जो ऑयल रिग्स हैं और फिशिंग जोन है उन सबको अलग अलग किया जाए, पोर्ट का अलग, ऑयल रिज का अलग, फिशिंग क्षेत्र अलग, तो क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सकता है। कम्युनिटी लेड कोस्टल मैनेजमेंट किया जा सकता है कि केरला ने ये किया हुआ है, कम्युनिटी लेड जो है एक्सपेंड,
तो ऐसे सारे क्षेत्रों में इसको लागू किया जाए। यूज रियल टाइम ओशन डेटा, तो जो फिशर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए डेटा सही से दिया जाए कि भाई कहां पे क्या चीजें हैं, क्या आप उसका लाभ ले सकते हो। सपोर्ट दिया जाना चाहिए महिलाओं को, ताकि वो जो है आय का कुछ स्रोत इकट्ठा कर सकें। और एक परिवार में जहां एक व्यक्ति कमा रहा है वहां विमेन भी आगे आए, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। तो ये बात प्यारे दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। और सबसे अंत में फिर यही एक चीज निकल के आती है कि समुद्र ने जो है भारत को, इस समुद्र ने प्यारे दोस्तों भारत को व्यापार दिया, संस्कृति दी, खाना दिया, जीवन दिया। और अब ये भारत का टाइम है कि समुद्र को हम प्यारे दोस्तों नीति दें, संरक्षण दें और सम्मान दें। समुद्र ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब बारी है हम समुद्र को कुछ दें। और ब्लू इकोनॉमी मेरे प्यारे दोस्तों तब तक नहीं बन सकती जब तक मछुआरे चुपचाप पीड़ा सहते रहेंगे मेरे लाल लालियों। वो इकोनॉमी तब ही बनेगी, ब्लू इकोनॉमी तब ही बनेगी जब इन लोगों को जिम्मेदारी और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, इन लोगों के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा। थैंक यू। लेट्स स्टॉप ट्रीटिंग द फिशिंग सेक्टर एज ए साइड स्टोरी। इट इज ए स्टोरी ऑफ लाइवलीहुड, इकोलॉजी एंड जस्टिस, ऑल रूल्ड इनटू वन। तो ध्यान रखिएगा कि क्या किया जा सकता है, उस पर कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसी लगी हो उस पर भी लाइक कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जॉब ग्रेड IAS। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।